हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है फोर्स एंड मोशन। और जो फोर्सेस के जो और मोशंस के जो लॉज दिए हुए हैं इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड जो फोर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत थैंक यू है। और जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले हम लोग जो भी ग्रेविटेशन का चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एंड वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं लाइट के चैप्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स, ये सारे जो इतने भी कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट हैं ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और जो ग्रेविटेशन है फ्रेंड उसका फुल एमसीक्यू भी मैंने करवा दिया है। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं फ्रेंड, एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियरिंग थ्योरी भी देख सकते हैं। ओके, तो जितने भी लोग बायोलॉजी की एंड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एंड साइंस के लिए है। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है। और यहाँ पे जो हमें पढ़ना है फ्रेंड वो मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी जो मैं पार्ट बताने जा रही हूँ उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो फोर्स है फ्रेंड क्या होता है, फोर्स के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पहले के चैप्टर में पढ़ रखा हुआ है। तो ये जो फोर्स होता है फ्रेंड वो क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब भी कोई फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, वो एक डिस्टेंस चलता है, एक डिस्प्लेसमेंट करता है, और किस डायरेक्शन में करता है, फोर्स की ही डायरेक्शन में करता है, ये बताया जा चुका था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है वो क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। ओके, और इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पे वो धीमे या तो फिर फास्टर यानी तेज़ मूव कर सकता है। ओके, और जो फोर्स है वो इसकी डायरेक्शन जो है मोशन की वो भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है और क्या कर सकता है, जो भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने बताया है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो फिर वो इस कंडीशन में आ जाती है। जब इसको प्रेस करते हैं तो ये ऐसे हो जाती है। यानी कि जो फोर्स होता है वो शेप और साइज़ भी चेंज कर सकता है। ओके, यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो है, जहाँ हमारे पास अभी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है। यानी कि जो बैलेंस फोर्स है उसके बारे में देखते हैं और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा। तो देखिए, होता क्या है कि सपोज़ हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कि हम लोगों को क्या करना है। अगर हमारे पास कोई भी ब्लॉक है सपोज़, और वो उस ब्लॉक को दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो लोग हैं, एक ब्लॉक को दोनों ही साइड से वो पुल किया जा रहा है। ओके, एक पर्सन है, मैन है ए, सपोज़ वो भी पुल कर रहा है, और जो मैन बी है वो भी पुल कर रहा है। तो क्या होगा, वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ओके, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्यों? इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कि बैलेंस हो जा रही है। यानी कि जो दोनों ही आदमी लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो बराबर हो रहा है, एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। तो इस तरीके के जो फोर्स होते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बैलेंस अप्लाई हो रहा है, तो ये कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। और ये जो है बैलेंस फोर्स जो होते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा और उसमें मोशन नहीं होगा। ओके, अब एक और हम लोग सिचुएशन देखते हैं। और क्या सिचुएशन देखना है कि सपोज़ कि हमारे पास दो अपोजिट फोर्सेस हैं और वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं। ओके, एक जो है, एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड से उस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड्स पुल दी ब्लॉक। ओके, तो अब ये देखिए, जो ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जहाँ पे फोर्स ग्रेटर होगा, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। नाउ अब यहाँ पे इस केस में जो बैलेंस फोर्स यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो बैलेंस्ड नहीं है, इट मीन्स कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो जो ब्लॉक को मूव करने के लिए वो प्रेरित करता है या वो ब्लॉक को
को मूवमेंट करने के लिए अब एक वजह बनता है, ओके, और ब्लॉक को मूव कराता है। और इससे क्या पता चलता है कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स ही है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं फ्रिक्शन की बात करना चाहूँगी। ओके, अब बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर एक फिगर दी हुई है, इसमें फ्रिक्शन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये ब्लॉक है और टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ वुडन ब्लॉक, एक फोर्स एक्स है वो और एक फोर्स वाई है वो इस पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या होगा जब इस बॉक्स को क्या करेंगे, एक रफ फ्लोर पे पुश करेंगे, और अगर बॉक्स को इफ़ दे पुश दी box with a small force, the box does not move because of friction acting in the direction opposite to the push. ओके, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये देखिए, जो फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स कब आता है, कब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब दो चीज़ें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होगा, यानी कि टू सरफेसेस वो होंगे, यानी एक बॉक्स का सरफेस होगा, बॉक्स की सतह होगी जो नीचे होगी, और जो ज़मीन है या फ्लोर है उसका जो सतह होगी, दो सरफेस कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन जो होगा वो हमारे पास अब इस टाइम पे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी है। नाउ अब इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पुशिंग फोर्स को बैलेंस कर देता है, जिस फोर्स से पुश किया जा रहा है, और बॉक्स मूव नहीं करता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे जो हमें आगे पढ़ना है उसमें हम एक बाईसाइकिल का एग्जांपल भी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। तो जो एग्जांपल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको मैं बता दे रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है, जब भी बाईसाइकिल को हम लोग चलाते हैं या राइड करते हैं तो और पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं, पैडल नहीं मारते हैं, उसके बाद भी जो बाईसाइकिल होती है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन जो है बाईसाइकिल का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स वो लग रहा है, और उस साइकिल के मोशन को वो कम कर देता है, धीमा कर देता है। अब बाईसाइकिल को मूव करते रहने के लिए क्या करना होगा, हमें फिर से पेडलिंग करनी होगी। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन का कोई जो है विरोध कर रहा है, या फिर उस मोशन को कोई दूसरा एक फोर्स है जो कि उस मोशन को रोक रहा है, ओके, तो क्या होगा, फिर जो मोशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि पैडलिंग स्टॉप करने पे क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स जो था, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो था उसने क्या किया, उसने भी काम किया और पैडलिंग जो स्टॉप कर दी, तो धीरे धीरे साइकिलिंग की स्पीड कम हो गई। नाउ अब जो ऑब्जेक्ट है, ओके, अब क्या होता है, अब इट डज अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन जो है वो मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जब अनबैलेंस फोर्स का कंटिन्यूअस मोशन होता रहे, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन होता रहेगा, यानी कि हम एक फोर्स जो अनबैलेंस फोर्स है वो लगाते रहें, तो जो ऑब्जेक्ट होगी वो मोशन में बनी रहेगी। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं, और बल्कि ये भी लिखा हुआ है इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। ये अगर देखा जाए तो ये इनकरेक्ट भी है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे बताया है इन्होंने। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, एंड व्हेन द फोर्सेस यानी पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, तो क्या होते हैं, ये बैलेंस्ड होते हैं, और यहाँ पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगता है। नाउ अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, देयर विल बी अ चेंज ईदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर जब भी अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होता है, या तो स्पीड में चेंज होता है या तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है। ओके, यानी कि स्पीड भी चेंज होगी और जो जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है, गति कर रही है, वो भी चेंज हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे क्या करना है, दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसको और जो है त्वरित करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए क्या करते हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे बार बार अनबैलेंस की बात की जा रही है, अनबैलेंस्ड में एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, ओके। और जब बैलेंस होगा तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, प्लस माइनस, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, ठीक है, और जो इसकी स्पीड में जो चेंज होगा यानी कि और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या तो फिर मोशन की डायरेक्शन में जो जोन चेंज होगा वो क्या होगा, वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। वो क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, हाउ एवर इफ़ दिस फोर्स इज However, however, if this force is removed completely, the object would continue to move with velocity it has acquired till then। और जब ये फोर्स को completely रिमूव कर लेंगे, यानी कि कोई जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो लगा रहे थे ऑब्जेक्ट पर, जब उसको हटा भी लिया जाए, जैसे कि पैडलिंग करना रोक भी दिया गया, तो फिर क्या हुआ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो तब तक कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा अपनी वेलोसिटी से जो इसने अभी तक अटेन कर रखी थी, या जो इसमें वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से तब तक चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लास्ट में स्टॉप हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स हटा लिया गया। नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वैसे तो आपने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ पे जो बताने जा रही हूँ वो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, और प्लस जो मैं इनका लॉ ऑफ मोशन है वो बता दूँगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं देखिए बता रही हूँ जो वो गैलीलियो का आइडिया है, ओके। नाउ ये मुझे बताना है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that states by an applied force। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो लॉज थे वो किसने दिए थे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं ये, ओके। तो इसलिए इसको जो न्यूटन थे इन्होंने ही गैलीलियो के आइडियाज़ को स्टडी किया था, और आइडियाज़ वो किस पे थे, फोर्स पे थे और मोशन पे थे, और फिर उन्होंने 3 फंडामेंटल्स लॉज बनाए थे। और ये जो फंडामेंटल लॉज हैं ये मोशन को गवर्न करते हैं, किसके मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करते हैं। और ये जो 3 लॉज थे ये न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन कहलाए थे। तो जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टेट, जो उसकी स्टेट है वो रेस्ट में रहेगी, या तब तक रेस्ट में रहेगा अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो तब तक वो उसी तरह का मोशन करता रहेगा तब तक जब तक कि उस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तब तक उसमें उसी स्टेट में मोशन होता रहेगा, ओके। और ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन होता रहेगा। और जब हम उस पर बाहरी कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही उसकी मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी है वो सब चेंज होगी। तो इसके अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी मोशन की जो स्टेट होती है उसका विरोध करते हैं या उसको रेजिस्ट करते हैं, ओके। नाउ अब क्वालिटेटिव वे में क्या कहा जाएगा, ये जो है टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे इनर्शिया पढ़ना है आपको। ये जो है आपकी जो टेंडेंसी है, ओके, किस तरह की टेंडेंसी, किसी भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट की, कि वो स्टे ना, वो जो है रेस्ट की स्टेट में ना रहे और वो मूव करता रहे, कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे, ये क्या होती है, ये इनर्शिया कहलाती है, ओके। टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नाउ अब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि जो आप जिससे कि ये लॉ हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं।
जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, ओके, मोटर कार में होते हैं, तो क्या होता है, तो हम इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम लोग रेस्ट की स्टेट में रहते हैं, ओके, हम सभी लोग बैठे रहते हैं, कार चल रही होती है या फिर बस चल रही होती है, और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दी सीट, सीट के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। और जब ड्राइवर कोई ब्रेक अप्लाई करता है, कोई फोर्स अप्लाई करता है ब्रेक पे, और फिर स्टॉप कर देता है मोटर कार को, तो फिर क्या होता है, तो फिर आप जो है, जब ब्रेक लगता है तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अदरवाइज़ वरना फिर वो ऐसे ही रेस्ट की स्टेट में आप रहते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं आराम से। तो अब देखिए, जब एप्लीकेशन होता है ब्रेक का, तो कार क्या होती है, स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो कंटिन्यू उसी सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहती है। कार रुक जाती है, लेकिन बॉडी का जो मोशन है वो सेम उसी स्टेट में रहता है। तो क्यों रहता है? इनर्शिया की वजह से। ओके, तो ये जो है वो इनर्शिया के लिए की वजह से होता है, और हम लोग इनर्शिया को इस एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग सडनली ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, इंजरी भी हो सकती है। ओके, इंजरी हो सकती है, और सडन ब्रेक लगाने से क्या हो सकता है, कोई कोलिजन इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल इन फ्रंट। ओके, तो इसीलिए कि हमें जो है, हम आगे की तरफ लड़ ना जाएं सीट से, या फिर कोलिजन ना हो जाए। ओके, मे बी ऐसा हो भी सकता है, तो इसीलिए सेफ्टी बेल्ट्स लगाने के लिए कहा जाता है कि जब भी बैठें तो सेफ्टी बेल्ट्स को लगा लें, इस तरीके के एक्सीडेंट्स को होने से बचा लें। तो अब देखिए, जो सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं उनका वर्क यहाँ पे देख लेते हैं। क्यों कहा जाता है कि कार में सेफ्टी बेल्ट्स लगा करके बैठा जाए? ओके, जो सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं ये एक हमारी बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ओके, और ये जो फोर्स होता है ये क्या करता है, टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, ये जो फॉरवर्ड मोशन होता है उसको स्लोअर कर देता है, उसको धीमा कर देता है। और क्या करता है, एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज़ एनकाउंटर्ड, और एक अपोजिट एक्सपीरियंस फील करते हैं हम लोग जब व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन बस, जब बस में खड़े होते हैं और जो बस होती है वो सडनली मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या होता है, तो अब पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। ओके, नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? ये सारे एग्जाम्पल्स फ्रेंड इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, एंड देन उसके बाद उसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है और करेक्ट ऑप्शन बताना रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सडन स्टार्ट होता है, जब बस अचानक से चल पड़ती है, तो ये मोशन इसकी वजह से होता है। ओके, तो जो बस होती है, क्या होता है, बस को मोशन में लाती है टू दी बस एज वेल एज टू आर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, और जो हमारे पैर जो फ्लोर के कॉन्टैक्ट में होते हैं उसको भी मोशन में लाती है। तो इस वजह से ऐसा होता है। बट और जो रेस्ट ऑफ द आवर बॉडी होती है वो क्या करती है, वो अपोज करती है इस मोशन का। क्यों अपोज करती है? इनर्शिया के कारण। इनर्शिया के कारण जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो उसको मोशन को अपोज करती है या विरोध करती है, उसे रोकती है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जब मोटर कार जो शार्प टर्न लेते हैं हाई स्पीड से, तब क्या होता है, वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम लोग एक साइड में अचानक से ऐसे गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि अचानक से टकरा गए। नाउ अब यहाँ पर ये क्यों होता है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया से इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। होता क्या है यहाँ पे, जब वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे होते हैं और उसी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, उसी की तरफ टेंड होती है हमारी बॉडी। नाउ व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, और जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है इंजन के द्वारा और ये मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है मोटर कार को, तो क्या होता है, हम लोग स्लिप कर जाते हैं एक साइड पर, सीट की एक साइड की तरफ हम लोग ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के इनर्शिया के कारण हम लोग स्लिप हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो फैक्ट है वो क्या है, दैट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहती है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये जो है हमने ऊपर तो देखा ही है, लेकिन इसको एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बताया जा सकता है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं
यहाँ पे आप पिक्चर्स आए तो देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन तो की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, देख रहे हैं कि जब हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कैरम बोर्ड वगैरह खेला ही होगा, तो उसमें जो पाइल्स होती हैं, जो कि गोटियों का ढेर होता है, एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। तो अब जब स्ट्राइकर से बहुत तेज़ी से हिट किया जाता है तो नीचे की बस एक गोटी निकल के भाग जाती है और ऊपर की रिमेन जितनी भी होती हैं वो रेस्ट की स्टेट में रहती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला है कि जब कार्ड पे एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के ऊपर कार्ड रखते हैं, कार्ड के ऊपर कॉइन रखते हैं और कार्ड को बहुत तेज़ी से जब मारते हैं तो कार्ड उछल के गिर जाता है बाहर और जो कॉइन है वो अंदर चला जाता है ग्लास के। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। नाउ इनर्शिया एंड मास, अब हम लोग देखेंगे इनर्शिया एंड मास। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो हम लोग आगे देख लेते हैं। नाउ देखिए, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फोर्स होता है, एक फोर्स वो इनफ होता है, यानी कि काफ़ी होता है क्या करने के लिए, टू कॉज अ स्मॉल कार्ट, छोटी सी कार्ट को पिक करने के लिए लार्ज वेलोसिटी से, एंड विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज, और ये एक नेग्लिजिबल चेंज प्रोड्यूस करता है मोशन में, ट्रेन के मोशन में। ये ट्रेन के केस की बात मैं बता रही हूँ। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज इन कंपैरिजन टू दी कार्ट, कार्ट के कंपैरिजन में जो ट्रेन है वो क्या होती है, उसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। ओके, तो वो कार्ड के कंपैरिजन में ट्रेन की बहुत ही कम टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके। और तो अकॉर्डिंगली होता क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं, वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया, कि ट्रेन का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होता है कार्ड से, इसलिए ऐसा हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, कोई भी इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो हेवियर या फिर जो ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया जो होता है वो लार्ज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पे बेस्ड आते हैं। जो हेवी या फिर जो फिर ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया वो लार्ज होता है, और जो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इसके मास से मेजर होता है, यानी कि जो ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए, इनर्शिया को और मास को रिलेट भी किया जा सकता है। जो इनर्शिया होती है वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या करने के लिए, ये क्या करती है, ये जो है वो इसकी किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन की स्टेट होती है उसमें जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करती है। वो नहीं चाहती कि इसमें चेंज हो, इसीलिए उसको रेजिस्ट करती है, इसका विरोध करती है। और ऑफ द रेस्ट या जो बॉडी जो है रेस्ट में है उसको, उसके लिए भी चेंज करती है, रेजिस्ट करती है कि उसमें भी कोई चेंज ना हो। ना मोशन में है तो मोशन में रहे, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। तो मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इनर्शिया से मेजर किया जाता है। ओके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिया है, अब यहाँ उसमें अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया गया था। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो मैं आगे बता देती हूँ इसमें हमारे पास ये है नाउ मोमेंटम। अब हम लोगों को मोमेंटम के बारे में बात करनी है। ओके, मोमेंटम को भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। मोमेंटम टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मोमेंटम है पी किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, ये मास एम और वेलोसिटी वी का एक प्रोडक्ट होता है। तो पी इज इक्वल टू एम वी। ओके, ये आपको याद करना है। नाउ मोमेंटम में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, इसका मतलब ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, वो वेलोसिटी के बराबर होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, नाउ और जो अब यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं, सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि चूँकि ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स का एप्लीकेशन होता है वो क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी चेंज करता है, मोशन में भी चेंज करता है। इससे यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम भी कॉज करता है, यानी कि वो मोमेंटम में चेंज भी कर सकता है। तो अब यहाँ पे
हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे वो बताई गई हैं। ये इन्होंने एक सिचुएशन बताई है कि इन जिसमें होता क्या है कि जो कार है और एक जो कार है उसकी बैटरी डेड है, ओके, विद अ डेड बैटरी इज़ टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड। उसको एक स्ट्रेट रोड के अलोंग पुश किया जा रहा है और स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो कि इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। और अगर 2 पर्सन, इफ़ 1 और 2 पर्सन गिव अ सडन पुश, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स पुश दे रहे हैं, इसका मतलब क्या दे रहे हैं, वो अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हैं, तो इट हार्डली स्टार्ट बट अ कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम। लेकिन जब हम उसको कंटिन्यूअस पुश देते हैं और सडनली ना दे करके जब कंटिन्यूअस धीरे धीरे धक्का देते रहते हैं तो एक ग्रेजुअल एक्सेलरेशन होता है कार का जो इसको स्पीड अप कर देता है, ओके। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ कार इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि जो जो चेंज है मोमेंटम में वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना हेवी फोर्स लगा दे रहे हैं या कितने ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगा दे रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा ऑल्सो बाई द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। उस टाइम पे भी डिपेंड करेगा कितनी देर के लिए फोर्स को लगाया जा रहा है और वो एक्सेलरेशन लाने में सक्षम है या नहीं है। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए इससे क्या पता चलता है, इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू दैट फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट, ओके, टाइम रेट पे डिपेंड करेगा एट विच मोमेंटम इज चेंज्ड, ओके, उस टाइम रेट पे भी डिपेंड करेगा जिस पे मोमेंटम चेंज हो रहा है। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम या संवेग के चेंज होने की, बदलने की जो दर है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स, इसकी जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ जो है अप्लाई किया गया होगा, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो अनबैलेंस्ड फोर्स एक अप्लाई किया गया है उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देख लेते हैं। ये सब आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट है ये सारे, तो बस आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ लेना है ये सारी चीज़ें। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ये मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u मान ली गई है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है और जो वेलोसिटी है वो v है और टाइम t है। तो अब जो है एक कांस्टेंट फोर्स F एप्लीकेशन हो रहा है उस पर पूरे टाइम t टाइम के लिए, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F का एप्लीकेशन हो रहा है, F लगाया जा रहा है उस पर। तो जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो P1 इक्वल टू mu हो गया और P2 इक्वल टू mv हो गया। नाउ तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम में जो चेंज है वो क्या होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो P2 माइनस P1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ से mv माइनस mv के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इसके बाद m इंटू v माइनस u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आपको देख लेना है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t। और इसको यहाँ पे अप्लाइड फोर्स F कितना हो जाएगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। नाउ के एम ए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे A इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी इज़ द एक्सेलरेशन, ओके। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो के वो कांस्टेंट होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है। जो SI यूनिट है मास की और एक्सेलरेशन की वो किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो जो यूनिट फोर्स की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो यूनिट होगी फोर्स की वो क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट, इस तरह से चूज़ की जाती है कि जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की वो 1 आती है। तो नाउ 1 यूनिट फोर्स के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, 1 यूनिट फोर्स क्या होगा, 1 यूनिट फोर्स इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन
प्रोड्यूस करती है और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है 1 किलोग्राम मास का है। नाउ तो यहाँ पे जो फोर्स की यूनिट हो जाएगी 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। F इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है वो क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ये आप लोगों को पता ही है और इसका सिंबल ये होता है। नाउ जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या देता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इससे हमें ये पता चलता है कि मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन की जो F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है वो उसके मास का और उसके एक्सेलरेशन का एक प्रोडक्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको वो कहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एवरीडे लाइफ में देखा जा सकता है। कैसे कैसे होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई फास्ट मूविंग बॉल को कैच किया जाता है तो जो फील्डर होता है वो अपने हाथों को धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ खींच लेता है। ओके, अपने हैंड्स को पीछे की तरफ या बैकवर्ड ले जाता है क्योंकि बॉल मूविंग होती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो सकती है हाथ में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो फील्डर होता है वो टाइम इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू ज़ीरो, कि जो हाई वेलोसिटी है मूविंग बॉल की वो ज़ीरो तक डिक्रीज़ हो जाए और इसीलिए उस टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए वो हाथ को पीछे की तरफ लेकर के जाता है, बैकवर्ड लेकर के जाता है। अब ये जो एक्सेलरेशन है जो बॉल का वो डिक्रीज़ हो जाता है और देयरफॉर जो इम्पैक्ट होता है कि कैचिंग का, उसको पकड़ने का फास्ट मूविंग बॉल का, वो कम हो जाता है या रिड्यूस्ड हो जाता है। और अगर बॉल को इफ़ द बॉल इज़ स्टॉप सडनली, अगर सडनली इसको स्टॉप किया जाए देन इसकी जो हाई वेलोसिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होकर के ज़ीरो हो जाएगी और बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में ऐसा होगा, तुरंत झट से बिल्कुल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, इसको रोक दिया जाएगा। तो जो रेट होगा चेंज ऑफ मोमेंटम का, जो रेट होगा बॉल का वो बहुत ही लार्ज होगा। ओके, तो अब क्या होगा, उससे क्या होगा, तो जो लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ अ फील्डर। तो इसके लिए फिर क्या होगा, फिर ये जो फील्डर होगा उसकी हथेलियों को या उसकी पाम को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाएगी। ओके, लार्ज फोर्स को अप्लाई करना होगा बहुत ही ज़्यादा। नाउ अब यहाँ पे हाई जंप जो होता है, एथलीट जो हाई जंप लेते हैं उसमें क्या होता है, उस इवेंट को भी बात कर लेते हैं हम लोग। जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स आर मेड टू फॉल इधर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड। जो उनको हाई जंप होती है तो उसमें आपने देखा होगा बहुत ही ऊंचाई पे एथलीट बहुत दूर से थोड़ी दूर से दौड़ करके आते हैं, उसके बाद बहुत ही हाई हर्डल को पार करके फिर उसके बाद दूसरी तरफ गिरते हैं। तो उसमें वहाँ पे उनके पास एक कुशन लगा दिया जाता है, कुशन वाला बेड लगा दिया जाता है या तो फिर सैंड बिछा दी जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे क्यों लगा करते हैं ताकि उनको चोट ना लगे। तो देखिए दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल। ओके, वो इसलिए ताकि वो जो एथलीट जो फॉल कर रहे हैं उसका टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप जब कर लेंगे उसके बाद के लिए जो टाइम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए। दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये मोमेंटम जो है उसको कम कर देता है, यानी कि जो संवेग है उसकी दर को वो कम कर देता है। और फिर क्या होता है, एंड हेंस द फोर्स, और इस कारण से फोर्स भी कम हो जाता है। जब एम भी कम होता है तो एफ भी कम हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे कैरेट प्लेयर की बात हो रही है, जो कराटे प्लेयर हैं उनकी बात हो रही है। जो कराटे प्लेयर हैं वो आइस स्लैब को ब्रेक कर देते हैं विद अ सिंगल ब्लो, एक बार में ऐसे झटाक से मारते हैं और फिर वो ब्रेक हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको मैथमेटिकली ओके। नाउ यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ F इज इक्वल टू एम ए, ये आपने देखा था। नाउ यहाँ पर F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। देन यहाँ पे एफ टी को जब इस साइड में ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू हो गया। अब यहाँ पे जब f ज़ीरो होगा तो v जो होगा, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी और टाइम जो होगा वो t लिया जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और जो u है पूरे टाइम t तक, थ्रू आउट टाइम t वो u ही रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, और अगर u ज़ीरो है तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो ही हो जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा। ओके, मोशन की स्टेट में नहीं आएगा।
अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट जिसका कि मास 5 किलोग्राम है उस पर 2 सेकेंड तक के लिए लगता है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। और ये जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड बतानी है यहाँ पे। नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड की, जब अगर जो फोर्स है उसको 5 सेकेंड के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो फिर व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो u है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, v 7 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड है, एंड m जो है यानी मास है वो 5 किलोग्राम है। तो यहाँ से इक्वेशन हम जो है हमारे पास जो फार्मूला है उसमें रख लेंगे, और F इज़ टू एम वी माइनस यू अपॉन 2 से तो फिर वैल्यूज़ को सब पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर यहाँ पे F इज़ टू 5 किलोग्राम इंटू 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अब देखिए, अगर ये कहा गया है कि ये जो फोर्स है इसको हम लोग 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इज़ टू यू प्लस एफ टी अपॉन एम। उसी फार्मूले से ये आ गया है। तो यहाँ पे भी अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू एफ एम की और टी की, तो जो फाइनल वेलोसिटी है ये v इज़ टू 13 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं साथ ही में, उसके बाद फिर आगे देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ पे 9.2 में दिया हुआ है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। इसमें से कौन ग्रेटर फोर्स रिक्वायर करेगा, किसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कि 2 किलोग्राम मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करने के लिए, या फिर 4 किलोग्राम मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन F इक्वल टू एम में जो फार्मूला है उसमें आ जाएगा। नाउ m1 2 किलोग्राम है, a1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, m2 4 किलोग्राम है, एंड a2 माइनस 2, a2 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग एग्जाम्पल्स देख लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, यही एग्जाम्पल तो इस पर बेस्ड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली कर सकते हो। और जो साइंस है उसमें फोर्स के इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों के लिए जितने भी इसमें फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो सब कुछ देखिएगा, बेसिक फार्मूला अगर आपको याद है सब कुछ तो कभी फिर क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा आपका। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो F1 है वो देख लेते हैं, इक्वल टू m1 a1 इक्वल टू 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 10 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। देन F2 की वैल्यू भी सेम वे में निकाल लेंगे, m2 इंटू a2 इक्वल टू 4 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 न्यूटन हो जाएगा। नाउ F1 जो है हमारे पास ग्रेटर है F2 से, तो यहाँ पे हमने देख लिया दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास जो F1 का है वो ज़्यादा है 10 न्यूटन है, और F2 का वो कम है 8 न्यूटन है। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या होगा, अब एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो अब नाउ 9.3, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मोटर कार है वो एक 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है और ये 4 सेकेंड लेती है, उसके बाद फिर ये इस ब्रेक लगाने पे स्टॉप हो जाती है। नाउ अब क्या करना है, अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि ब्रेक्स जो है मोटर कार पर लगाते हैं इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद दी पैसेंजर इज़ 1000 किलोग्राम, और इस कार का जो मास है पैसेंजर के साथ वो 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन देख लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है मोटर कार की वो दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर, और 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। तो अब जो फाइनल वेलोसिटी है मोटर कार की, चूँकि ब्रेक लगा दिया गया और रोक दिया गया है, तो ये वेलोसिटी फाइनल वाली जो है वो 0 हो गई है। नाउ टोटल मास जो है मोटर कार का और इसके पैसेंजर के साथ 1000 किलोग्राम है। तो जो टाइम टेक जो लिया गया है मोटर कार को स्टॉप करने के लिए वो t = 4 सेकेंड है,
और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसको जो है हम लोग देख सकते हैं एम वी माइनस यू अपॉन टी लगा देंगे। तो जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे एम की जगह आपको मास लिख देना है 1000 किलोग्राम और वी ज़ीरो रखेंगे माइनस यू 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो टाइम है वो हमारे पास 4 सेकेंड का है। तो जब हम लोग सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे उसके बाद हमारे पास -7500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और -7500 न्यूटन आ जाएगा। क्यों निगेटिव साइन लिया गया है? क्योंकि ये जो फोर्स है वो ब्रेक लगाने पे जो है ये जो फोर्स आया है वो ब्रेक से आया हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये कार के डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए निगेटिव साइन इसका दिया गया है। ओके, यानी कि ब्रेक जब भी आप लगाएंगे तो जो फोर्स लगाएंगे वो निगेटिव वैल्यू का होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार। नाउ अब यहाँ पे 9.4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है कि एक 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो मास m1 को दिया गया है और जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और जो मास m2 है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहे हैं कि अब वो एक्सेलरेशन क्या होगा जो दोनों मासेस को एक साथ रखने पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो करेक्ट कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट आगे है ये थोड़ा सा। ओके, नाउ यहाँ पे देख लीजिए जो m1 है f अपॉन a1 है एंड m2 है वो f अपॉन a2 है और यहाँ पे a1 10 मीटर पर सेकेंड है, a2 20 मीटर पर सेकेंड है और f जो है वो 5 न्यूटन है। ये सब आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये कहा गया है जो m1 है उसकी वैल्यू निकाल ली गई 0.5 किलोग्राम और जो m2 है उसकी जो f अपॉन a2 से निकाल ली गई वैल्यू यानी 5 न्यूटन अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके, तो यहाँ पे 0.25 किलोग्राम आ गया। तो जब इन दोनों मासेस को एक साथ रख दिया गया इट मीन्स को आपको m1 प्लस m2 करना है और m1 प्लस m2 यहाँ पे जब हमने किया तो m इज इक्वल टू जो टोटल मास था m उसको नाम दिया तो m इज इक्वल टू 0.50 किलोग्राम प्लस 0.25 किलोग्राम है तो यहाँ पे 0.75 किलोग्राम आ गया। तो अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा a वो कंबाइंड मासेस के लिए और जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है। अब वो क्या एक्सेलरेशन होगा वो देख लेते हैं। a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो यहाँ पे f की वैल्यू 5 न्यूटन है और m की वैल्यू जो है वो 0.75 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आ गया है। ओके, उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक 20 ग्राम की एक बॉल है और वो एक टेबल पे स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है। तो जो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो दे रखा हुआ है। तो टाइम आपका x एक्सिस पे दे रखा है और जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पे दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम है और वेलोसिटी का ग्राफ है। तो ये कहा जा रहा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, कि जो टेबल है वो कितना फोर्स बॉल पर लगाए कि वो जो बॉल है वो रेस्ट की स्टेट में आ जाए या रुक जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास सॉल्यूशन भी है इसका। तो ये बताया जा रहा है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पर सेकेंड है और क्या है अब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ओके, जो कि टेबल से लगेगा बॉल पे ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल। अब टेबल लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स जो वेलोसिटी है बॉल की वो कम होगी और ये कम होते होते कहाँ कितनी आ जाएगी, डिक्रीजेस डाउन टू 0 इन 10 सेकेंड। अब वो 10 सेकेंड में क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके, 10 सेकेंड में क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है चूँकि वो 0 आ जानी चाहिए तो यहाँ पे v इक्वल टू 0 रखा गया। जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है वो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो बॉल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आप ग्राफ देख ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो चेंज इन वेलोसिटी में हमारे पास v की वैल्यू 0 है और जो u की वैल्यू है वो हम रख देंगे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपॉन टी की वैल्यू 10 सेकेंड रख दिया तो हमारे पास 0.02 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पे -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो इसको 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो फोर्स है जो एक्सर्ट किया गया बॉल पे, ओके, एक्सर्टेड ऑन द बॉल F इज़ कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू ma, और ये जो है 20/1000 किलोग्राम इनटू सॉरी, ये तो हमारे पास, मैं बॉल का क्यों बता रही हूँ, मैंने बॉल वाला क्वेश्चन तो बता ही दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया है वो यही आ गया, हमें तो एक्सेलरेशन ही निकालना था, सॉरी। तो पढ़ाने में इतना ज़्यादा कंटिन्यूअस हो जाता है कि फिर आगे भी हो जाता है। तो चलिए खैर, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन, हमने आज इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब आगे हम लोग जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब नेक्स्ट हम लोग क्लास लेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्सेलरेशन हम लोग कर चुके हैं, और आगे जो फोर्स है वो वाला, जो ये वाला पार्ट है, इसको भी हम लोग देख लेंगे आगे, और फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेंगे। ओके, तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल F इज़, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा हुआ है, और निगेटिव साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टेबल से एक्सर्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ यहाँ पे -0.0004 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन तक ही बताया हुआ था, और नाउ यहाँ पे फोर्स पूछा हुआ है ना कि फोर्स कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो फोर्स के लिए हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो बाकी तो मैंने सोचा था कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी, तो इसीलिए मैं अब आज यहीं पे स्टॉप कर दे रही हूँ। और थैंक यू सो मच फ्रेंड, और आप लोग प्लीज़ लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही मतलब ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं, इनके सारे लॉज, इनके सारे फार्मूलाज आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।